बोलता है 15 रुपये हैं मेरे पास, अगर जाना मुझे लंबेड़ी ले चले तो ठीक है, नहीं तो जहाँ 15 रुपये ख़त्म होंगे वहाँ मुझे उतार देना। जब मैंने देखा उनको तो उनके पैरों की हालत इतनी थी कि वो ऐसा आदमी 2 कदम चल नहीं सकता था। पता नहीं कैसे घर पहुंच गया। कई बार मुझे टीवी में देखती हूँ कि रविंद्र रैना को कोई थ्रेड मिली है या किसी ने ये बात बोल दी तो फिर मैं थोड़ी सी घबरा जाती कुछ। लेकिन रातों की नींद माँ की आज भी जाती है। क्या करी। उसके बाद इन्होंने ऐसी दर्दनाक प्रेयर बोली कि वो मेरे मन को छू गई। बस उससे बाद मुझे ऐसा आभास हो गया कि ये घर आने वाला नहीं है। प्रेयर बोलता था, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदी मैं देखती थी लोगों के बच्चों को देखती थी, वो बड़ी टच मैच में रहते थे, तो ज़्यादा तो नहीं बोलती, ये तो बोलती थी कि हमारे पास खाने लाने के लिए है, तो ये ऐसे क्यों निर्धन निर्धन सा घूमता है फिरता है, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं लगाता है या कोई अच्छी चीज़ पहनने को। जूते देती थी तो जूते भी उतार के किसी को दे देता था। जूते भी उतार के दे देते थे। उसके एक बार किसी को जूते आपने देखे, उसके फटे हुए जूते लगा के आ गया। भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना की माता जी मेरे साथ हैं। माताओं को सारे राज पता होते हैं, जो राज पिता की आंखों से भी ओझल होते हैं वो भी माओं को पता होते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा था भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बचपन। सबसे पहले माता जी मुझे ये बताइए कि कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसी समय उसकी हरकतें बता देती हैं कि ये आने वाले कल में क्या करेगा। तो पैदा होने के बाद कभी आपको ये लग रहा था कि ये राजनीति में जाएंगे और राजनीति में जाने के बाद जो है संतों की तरह राजनीति करना शुरू करेंगे? हाँ, संतों की तरह तो था, राजनीति के बारे में नहीं पता था मुझे कि ये राजनीति में जाएगा। तो साधारण और मतलब बिल्कुल ये लाइफ में बहुत साधारण, बात मानने वाला, बुलाने पर फट मेरे पास आ जाता था। डांटती थी तब भी ये नाराज नहीं होता था मुझसे। नाराज कभी नहीं हुए? नहीं हुआ कभी। अच्छा। तो ऐसे ही बस चलता रहा, तेज तर्रार ही था। अच्छा। तो किसी चीज़ की खाने या मतलब पहनने की इसको शौक नहीं थी कि कोई अच्छा कपड़ा पहन लूँ, कोई अच्छी चीज़ मेरे लिए भी लाना। कभी ऐसी बात नहीं बोली। या कोई चीज़ लाई तो तब इसने कभी नहीं बोला कि ये अच्छी नहीं है, ये मैं नहीं लगाऊंगा, वही ठीक है, वही लगा लेते थे। तो एक बार जम्मू गए तो पापा से पैसे दिए पापा ने कि फॉर्म भर के आ। तो काउंटर में टिकटें बिक रही थी अमरनाथ यात्रा की। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि फॉर्म भरने के पहले उसने वो टिकट लेके अमरनाथ यात्रा करने के लिए चले गए। तो पास में कुछ था नहीं, रास्ते में उनके बूट फट गए। अच्छा। जब टूट के फूट तो नंगे पाँव चले गए। नंगे पांव अमरनाथ? नंगे पाँव आधे रास्ते से नंगे पाँव चले गए। तो बहुत दिन हो गए, हफ्ता हो गया, हमें कोई पता नहीं, कोई फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था। तो पापा इसके बोलने लगे पता नहीं कहाँ चला गया। कहते मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि क्यों नहीं आया वापस, किससे पूछूं। तो एक हफ्ते के बाद आया तो मैं इधर खाना बना रही थी तो जल्दी से भाग के अंदर चला गया। अच्छा। पीछे पीछे मैं गई तो कहाँ था, तो कहीं नहीं, बस ऐसे ही। फिर मैं 2 मिनट के बाद खाना बना रही थी, अंदर गई तो ये उधर ही नीचे लेटा तो सो गया। जब सोआ तो देखूं तो पाँव के नीचे से सब मांस पटा हुआ था इसका। सारा मांस फटा हुआ? मांस पटा हुआ था बिल्कुल, लाल लाल से हो गई थी, तो खून निकलने वाला था नंगे। जब जम्मू में पहुंचे तो 15-20 रुपए इनके पास बचे। तो टिकट कैसे लें, तो गाड़ी में बैठे यहाँ आए। इन्होंने क्या किया कि बख्शी नगर से ऐसी गाड़ी पे बैठ गया, टिकट नहीं ली। जब कंडक्टर ने बोला कि टिकट दिखाओ तो बोलता है 15 रुपये हैं मेरे पास, अगर जाना मुझे लंबेड़ी ले चले तो ठीक है, नहीं तो जहाँ 15 रुपये ख़त्म होंगे वहाँ मुझे उतार देना। मैं बोला बेवकूफ़ लड़का क्या बातें करता है।
इससे थोड़ी बहुत ही बहस चलती रही उनकी, तो ड्राइवर देखता रहा, तो ड्राइवर ने कंडक्टर को बुलाया, "ओए, क्या बात है?" "एक लड़का पीछे बैठा हुआ है, ऐसी बातें करता है, कोई बात नहीं, रहने दे।" बोलता है, "नहीं तो लंबेड़ी ले चल, मैं लंबेड़ी चल के आपको पैसे दे दूँगा।" जब गाड़ी लंबेड़ी पहुंची तो जल्दी से नीचे उतर के दुकानदार से 50 रुपया लेके ड्राइवर को दे दिया। उन्होंने बोला नहीं लिया, उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी में फेंक दिया, तो घर चले आए। जब मैंने देखा उनको तो उनके पैरों की हालत इतनी थी कि वो ऐसा आदमी 2 कदम चल नहीं सकता था। पता नहीं कैसे घर पहुंच गया। कई दिन तक उसको मैं नीचे से लिपटी रही, कई बार मक्खन लगाया नीचे पाँव के, ट्यूबें लगाई, बड़ी देर के बाद उनके पाँव में जख्म चढ़े। बस ऐसी उनकी धारणा थी, श्रद्धा थी। आप मुझे सुना रहे थे, कह रहे थे कि बिल्कुल जब बहुत छोटे थे तो तब कहीं से रामायण ले आए थे। हाँ, रामायण अपने चाचा से ले आए, तो बस सुबह उठ के तो नहा धो के उसको लेके बैठ जाते। फिर कई बार मैंने डांटा कि अभी तेरे टाइम नहीं है, किताबें पढ़ा कर, स्कूल जाओ, लेट हो जाते हो। फिर कई बार उसने उधर पढ़ते पढ़ते देर हो जाए तो बैग लेके भाग जाता था स्कूल, वापस आके खाना खा लूँगा। कहीं गांव में रामायण पाठ होता था तो स्पीकर पर जब सुनता था तो तब भी चुप छुप कर चला जाता था। अच्छा। कई बार पीछे से ढूंढा ढूंढा कहाँ चला गया। फिर कई बार स्पीकर से आवाज़ से पहचान लेती थी मैं कि चला गया है उधर। पूरी पूरी रात बैठता था जागरण में, अच्छा। पूरी पूरी रात जागरण में बैठता था। तो बस ऐसे ही उसका जीवन चलता रहा। स्कूल या कॉलेज के ज़माने में कभी किसी से सुनने को मिला कि ये इसके करीबी दोस्त हैं, इसके साथ इसकी दोस्ती बड़ी गहरी है? चलते रहे बच्चों के साथ ही दोस्ती, पर इतनी कोई हमारे घर में कभी आया नहीं दोस्त इसका। तो ये भी बाहर कम ही गए, जब निकले तो फिर निकल ही गए, फिर वापस घर आने की इनको नहीं हुई। जब रजौरी गए पढ़ने के लिए तब से ये बाहरों बाहर रहने लगे। अच्छा। फिर बड़ी देर के बाद आना, उसके बाद बीएससी करने के बाद ये उधर ही ढांगरी में कोई एक स्कूल एकेडमी खोल दी, उसमें उसमें पढ़ाते थे। कई बार 3-3 4-4 महीने घर में नहीं आते थे। एक बार मैं ढूंढती ढूंढती इनके पास चली गई। अच्छा, यहाँ से आप चले गए? चली गई, ढूंढा मैंने उधर जाके, फिर मुझे देख के हंसने लगे, आप कहाँ आ गए हो। तो रात को रही मैं इसके पास, सुबह फिर बोलने लगे मुझे आज ज़रूरी काम है, आज नहीं मैं आ सकता, तो शनिवार को आऊँगा। फिर मुझे आके गाड़ी में बिठाया इन्होंने ढांगरी चौक में, फिर मैं घर आ गई। अच्छा, आप मुझे सुना भी रहे थे, कह रहे थे कि आपको जब वो डांगनी में जो उन्होंने स्कूल खोला था, उस स्कूल में सुबह कोई प्रेयर हो रही थी, प्रेयर से ही आपको आभास हो गया था कि मेरा बेटा जो है ये अब घर वापस आने वाला नहीं है, इसने लाइन दूसरी पकड़ ली है। बैठी थी मैं अंदर कमरे के, तो खिड़की से देख रही थी, सब बच्चों की लाइनें बनाई इसने। फिर इसने पहले उधर लाइनें बना के गायत्री मंत्र बोला, फिर सरस्वती वंदना की। उसके बाद इन्होंने ऐसी दर्दनाक प्रेयर बोली कि वो मेरे मन को छू गई। बस उससे बाद मुझे ऐसा आभास हो गया कि ये घर आने वाला नहीं है। तो फिर कुछ आपको याद है कुछ क्या था उसमें? प्रेयर बोलता था, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। यानी वो अपना तन और मन देश को दे दे दान रे, वही दुनिया में महान। ये तो इससे आपको समझ में आ गया कि तन मन धन सब इसने देश को अर्पित कर दिया है, अब मेरा बेटा जो है घर आने वाला। वाला नहीं है। फिर उसके बाद मुझे बहुत दिल में परेशानी हुई कि ये क्या बन गया, ये क्या हो गया, कौन सी भाषा बोलता है ये, कौन सी बातें करता है। तो फिर मैं आ गई अकेली घर में। बाद में फिर बीच बीच में आने लगे, कभी कोई चीज़ लेके देती तो दे आते, फिर दोबारा पूछती कहाँ है वो आपकी चीज़। तो बोला कोई बच्चा गरीब था, मैंने उसको दे दिया, वो कॉलेज जाता है। मुझे तो आपने कोटी वाली कोई बात सुनाई कि आपने कोई स्वेटर बना के दिया? स्वेटर लेके दिया इसको मैंने, तो ठंडा होता था। तो 15-20 दिन के बाद दोबारा फिर घर आया, तो मैंने बोला वो आपकी कहाँ है कोटी जाकर। तो कहने लगा, वो पहले तो चुप रहा, थोड़ी देर के बाद कहने लगा,
वहाँ एक लड़का बहुत गरीब है, वो रोज कॉलेज जाता है, उसको बड़ी ठंड लगती है, तो मुझे ठंड नहीं लगती, मैं धूप में बैठ के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको दे दी। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे तो ठंड ही नहीं लगती। दुख नहीं होता था आपको इस बात को देख करके? सबके अंदर लालच होता है, कोट मेरे पास अच्छा हो, पैंट मेरे पास अच्छी हो। होता था, मैं देखती थी लोगों के बच्चों को, देखती थी वो बड़ी टच मैच में रहते थे, तो ज़्यादा तो नहीं बोलती, ये तो बोलती थी कि हमारे पास खाने लाने के लिए है, तो ये ऐसे क्यों निर्धन निर्धन सा घूमता है फिरता है, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं लगाता है, या कोई अच्छी चीज़ पहनने को, जूते देती थी तो जूते भी उतार के किसी को दे देता था। उस जूते भी उतार के दे देते थे? उसके एक बार किसी को जूते आपने देखे, उसके फटे हुए जूते लगा के आ गया, बोला उसके जूते फटे हुए थे, तो क्या हुआ, मेरे पास चप्पल भी है, मैं चप्पल भी पहन लूँगा। गुस्सा नहीं आता था आपको? गुस्सा नहीं आता था, बोलती थी कई बार, ये क्या कर दिया तूने, बोलता माँ वो बड़ा गरीब है, उसको दे दिया, कुछ नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई कभी ऐसा हुआ मन में कि आपने ये सोचा हो कि मेरा बेटा अगर ये जो काम इसने पकड़ लिया है, लाइन दूसरी पकड़ ली है, नहीं पकड़ी होती तो अच्छा होता? सोचती थी पहले, जब फिर बाहर से कोई आता था तो बोलता था बड़ा अच्छा काम करता है बच्चा, फिर मैं मन में चुप हो जाती थी, खुश हो जाती थी, चलो कोई किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि आपके बेटे ने ऐसा कोई गलत काम किया है या किसी से लड़ाई की है, ये बात कभी सुनने को नहीं मिली, नहीं मिली। झगड़ालू थे? नहीं, झगड़ालू नहीं थे, ऐसे तेज तर्राई थे, किसी की गलत बात पर गुस्सा कर देते थे, मानते नहीं थे कोई बात। अच्छा, मुझे 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 ये भी सुना है आपने कि कुछ छुआरे बांट दिए थे एक दिन, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, इंडिया हम जीत गए तो छुआरे बांट दिए, क्या कहते हैं रजौरी में? हाँ, अपनी डिग्री कॉलेज में वहाँ पढ़ते थे, तो रात को मैच हुआ तो सुबह गए कॉलेज, तो 1 किलो छुआरे ले गए, तो मिठाई शिठाई के लिए ना होंगे पैसे इतने, तो कई बच्चों ने नहीं ली, तो फिर बीच में लड़ाई हो गई इनकी, तो बाद में किसी ने इश्तेहार लगा दिया गेट पे कि इसको मार देंगे हम, ये ऐसे करता है, तो दूसरे दिन जाता है तो पुलिस वालों से पूछता है इश्तेहार किसने लगाया था, पुलिस वालों ने बोला हमें नहीं पता, आप किसकी ड्यूटी देते हो, आप कहाँ थे ये जब इश्तेहार लगा, तो आप कहाँ थे, उन्होंने बोला ऐसे ही कोई छिपके लगा गया, भाई छिपके लगा गया, आपकी ड्यूटी क्या है। यानी ये रजौरी की बात अब कर रहे हैं कि देश को लेकर, देश प्रेम को लेकर जो भावना उनके अंदर थी वो कितनी पक्की और कितनी सच्ची। तो छोटा सा बच्चा था, मैंने भी कई बार बोला भाई आप पुलिस वालों से क्यों बहसते हो, भाई वो गेट पे हैं तो किसने लगा दिया उधर इश्तेहार, ये इनको पता होना चाहिए। डर लगता था आपको कभी? लगता था कभी, मैं डर तो मुझे अब भी लगता है, कई बार पूरी पूरी रात सोती नहीं हूँ, मैं जागती हूँ तो मन में बातें आ जाती हैं, तो फिर मेरे को रात को नींद नहीं आती, अच्छा, आज भी? आज भी डर लगता है। तो 2014 में, 2013 में, जैसे पिताजी बता रहे हैं इनके कि जिस समय 2013 में आकर इसने कहा कि मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, हमारा एक रोल होने वाला है, आप जब ये बातें सुनती थी तो आपको यकीन होता था या आज भी आपको लगता था यार बच्चा है बोलने नहीं, दो? मैंने ऐसे ही सोचती थी कि मेरे को कोई इतनी ज़्यादा ध्यान में नहीं आती थी बात कि ये कुछ होने वाला है, ये मुझे पूरा अभ्यास नहीं था। जब एमएलए बन गया? फिर तो हो गया। एमएलए बनने के बाद उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की यूटी अध्यक्ष भी बने हैं, लेकिन मैं आपके घर आया हूँ, सो आपके स्वभाव में, आपकी बातचीत से महसूस ही कहीं नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी की यूटी अध्यक्ष की माता जी हैं। चलो वही, हम तो जैसे थे वैसे ही थे, तो अब भी वैसे ही हैं, क्या है हमारे पास, साधु फकीरों की तरह तो वो रहता है। तो हम भी ऐसे ही बस गुजारा कर लेते हैं, तो चलता है गुजारा। नहीं, ये बाहर से आए तो महसूस होता है कि ये हेडमास्टर साहब का घर है। हाँ। ये किसी हिसाब से मतलब जो हमारे जिस तरह का हमारा आचरण है और जिस तरह के समाज में हम लोग रहते हैं, कोई एमएलए बन जाए तो वो बड़ी कोठी तैयार करता है अपनी। तो किसी ने मुझे ये भी बताया, कहते कि शायद जम्मू में किसी ने इनको प्लॉट देने की कोशिश की, कहा आप प्लॉट रख लो, यहाँ मकान बना लो, कहते वो भी मना कर दिया, कहा वो भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ कि कालाकोट में लड़ाई हो गई किसी की, तो ये डांगरी में थे, तो वहाँ बात नहीं बनी, तो तहसीलदार साहब ने इनको फ़ोन किया भाई यहाँ निपटा ले झगड़ा, तो यहाँ थोड़ी सी जगह थी, तो कोई बेचारा बीच में घुस गया, तो उनकी आपस में झगड़ा हो गया,
तो बढ़ गया जब तो ज़्यादा केस, तो उन्होंने क्या किया कि किसी ने अपने कुरान साहब के टुकड़े फेंक दिए वहाँ, कि इस कोठी में हमारा कुरान था तो इन्होंने जला दिया इसको। ये गए तो इन्होंने पहले उन टुकड़ों को उठाया और अपने पास रखा। बोला ये कुरान साहब के टुकड़े, अगर ये कोठी पूरी जल गई तो ये कैसे बच गए, इनको दाग नहीं लगा हुआ। तो अगर जिसने ये फाड़ के फेंके, मैं उसको बताता हूँ कि किसने बताया। झगड़ा तो एक तरफ रह गया। तो मुझे ये बताओ कि ये इतनी धार्मिक चीज़ को, इसको टुकड़े कैसे बने, जले नहीं। अगर कोठी में कुरान साहब जल गए तो टुकड़े कैसे बच गए? टुकड़े नहीं बचे हैं, इनको आग नहीं लगी है। तो तहसीलदार साहब जब थे उन्होंने बोला बात सुन मेरी, एक तरफ ले गए। उन्होंने बोला आप 2 दुकानों की जगह ले लो कालाकोट में, ये टुकड़े मुझे दे दो। उन्हें टुकड़े ये पार्लियामेंट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये टुकड़े यहाँ मैं नहीं देने वाला, ये दे दो तो आपको मैं बाज़ार में 2 दुकानों की जगह दे दूँ। बोले सारा हिंदुस्तान मेरा है, मुझे क्या करनी है 2 दुकानें, मुझे नहीं लेनी दुकानें, ये टुकड़े में। उसी वक्त सब बैठे, समझौता किया, केस ख़त्म हुआ तो टुकड़े तहसीलदार साहब ने ले लिए। कुरान साहब स्वभाव है आपके बेटे का। माता के तौर पे कभी मन में ये नहीं आता कि घर बसाती अपने बेटे का, कोई ब्याह होता, कोई, क्योंकि आप एमएलए साहब एमएलए रह चुके हैं लंबे समय के लिए, आप भारतीय जनता पार्टी की यूटी अध्यक्ष भी हैं, तो क्या आपको मन में ये चीज़ आती कि ब्याह करती उनका, या आपको अब ये पक्का हो गया है कि संत बन चुका है और ये कोई साधु वाली साइड ना निकल जाए? पहले था, मुझे होता है माँ को, लेकिन जब उसकी देखती हूँ, मैं उसके काम देखती हूँ, उसकी बातें देखती हूँ, तो फिर मुझे लगता है ये नहीं मानने वाला। कई बार बात भी की होगी पहले, एमएलए से पहले मैंने, तो बोले माँ क्या बातें करते होते, और कोई बात सुनाओ, ऐसे करके टाल देते थे आगे। माँ और कोई बात सुनाओ, बाकी सब ठीक है, आगे पीछे ऐसे घुमा फिरा के मुझे। जैसे हम जब हम बात करते हैं तो कोई बात अगर ज़्यादा पते की पूछें तो हमें भी घुमा देते हैं दाएं बाएं कहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिश्ते तो आते होंगे, लोग तो कहते होंगे, दाएं बाएं से फ़ोन भी अब आपको आते होंगे, रिश्तेदार भी तंग करते होंगे। हाँ पहले थे, पहले करते थे। उसके बाद कई बार मैं जम्मू गई, जब ये एमएलए बने हुए थे, तो जम्मू में भी 2-3 आदमी आए हमारे पास कि आप, हमने सुना था उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, तो आप पूछो। मैंने बोला नहीं। एक बार एक आदमी बोला चलो आपको लड़की दिखाते हैं। मैंने बोला क्या करनी है, मैंने लड़की देख के, जिससे ब्याह करना उससे पूछो, वो कहे तो मैं देखूँ ना, कैसे देखूँ मैं। कहने लगे नहीं आप इधर आए हो तो चलो मैं आपको लड़की दिखाता हूँ, तो शादी करवा दो। तो फिर मैंने क्या बोला उसको कि नहीं हो सकता, माँ के अरमान पूरे नहीं। नहीं हुए। चलो जहाँ तक वो पहुँच गया वो उससे ज़्यादा हो गए ना, यानी आप ये कह रही हैं जो माँ भारती की सेवा में लगे हैं वो वो सेवा बहुत बड़ी सेवा है। उससे भी ज़्यादा हो गए, वो अरमान तो पूरे हो। अंत में आपसे सिर्फ एक माँ के तौर पे ये जानना चाहूँगा कि रविंदर रैना इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की यूटी अध्यक्ष हैं, आप आने वाले कल में अपने पुत्र को अब कहाँ देखना चाहती हैं? और जैसे आपने कहा कि कई बार डर भी लगता है, ठीक है, तो क्या किस चीज़ का डर है जो एक माँ को पूरी पूरी रात जगाए रखता है? कई बार ऐसा होता है ना, ये कई बार मुझे टीवी में देखती हूँ कि रविंद्र रैना को कोई थ्रेड मिली है या किसी ने ये बात बोल दी, तो फिर मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ। तो बाकी मैं देखती हूँ कि अगर यहाँ तक कि पहुँच गया बगैर बिना किसी सहारे, तो हो सकता है आगे भी कुछ। लेकिन रातों की नींद माँ की आज भी जाती क्या करें, वो तो होता है। है। तो आपने सुन लिया कि रातों की नींद माँ की आज भी जाती है। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं तेरे काबिल जब हुआ तू चल बसी। ये किसी शायर ने अपनी माँ को लेकर कहा था। बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिन्हें अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है और जिनके माता पिता अपने पुत्र को कुछ अच्छा काम करते हुए या कुछ पाते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। ये रविंद्र रैना जी की माता जी हैं। कितनी साधारण है आपने देख ही लिया होगा और सारी बातें आपने सुन भी ली होंगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा जो हमें दिखता है वो असल में वैसा ही है।